हेलो गाइस, हाउ आर यू। मेरे साथ है सज्जाद जानी साहब, बहुत बड़े आर्टिस्ट, बहुत बड़े कमेडियन। बहुत कम लोग जानते हैं कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में, शायरी के बारे में, लिटरेचर के बारे में, अफसाने के बारे में, कहानी पढ़ने के बारे में, कहानी लिखने के बारे में बहुत दरक रखते हैं। मेरे साथ मौजूद है, ज़्यादा वक्त आपका नहीं दूंगा। अस्सलाम वालेकुम जानवी, कैसे सर हैं आप? वालेकुम सलाम सर, आप सुनाएं। फाइन, ज़बरदस्त। तो मैं आपने इतना कुछ मेरा तारुफ करवा दिया जबकि लोग इससे बिल्कुल नावाकिफ है। मेरी शख्सियत से बिल्कुल ये अपोजिट चीज़ें हैं, ये अंदरूनी चीज़ें थी। लोग सिर्फ कॉमेडियन समझते हैं, जुगत समझते हैं कि ये जुगत मारता है बस। लेकिन चलिए आपने बता दिया। अब उसके पीछे जो आपकी स्ट्रगल है, जो जद्दोजहद है, जो इस सारे सफ़र में आपने कस्बे फैज़ किया है, उसको उसको ज़ाहिर है लोग तो कामयाब आदमी को कामयाबी जो आप प्रेजेंट करते हैं वही देखेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो वो स्ट्रगल को शायद वो नहीं देखते। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जानवी, हमारी मुलाकात हुई थी कुछ अर्सा हमारी पहले। मुलाकात हुई थी, मैंने आपको फ़ोन किया था। सबसे पहले इनका एक चैनल, मैं अक्सर यूट्यूब देखता रहता था, तो एक वीडियो एक दफ़ा देखी इनकी मैंने, ये अकेले बैठे हुए हैं और किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। शायद आपका घर घर में जी, आप, मेरा घर। तो बड़ा सुकून माहौल और अकेले बैठे और बात कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ी देर बात सुनी, तो फिर मैंने चैनल खोला, फिर दूसरी वीडियो देखी, थोड़ी तीसरी देखी, तो फिर मुझे आप बहुत अच्छे लगे। थैंक यू। और मुझे लगा कि आपसे ना दोस्ती होनी चाहिए। बस उस वक्त से फिर अब तक दोस्ती किया। फिर मैंने नंबर लिया, फिर मैंने किसी को कॉल किया, सिकंदर बाट साहब मेरे दोस्त हैं, आप भी जानते हैं उनको। मैंने कहा यार ये इनका नाम जिशान पता चल गया था। मैंने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा ये जियो कैसे, मतलब सारा आपका तारुफ। मैंने कहा यार नंबर दे। फिर आपसे कॉल हुई और फिर ट्रक अड्डा जहाँ पे हमने बड़े शोज किए, तो वहाँ पे पहली मुलाकात हुई थी। और फिर बड़ी अच्छी, बड़ी खूबसूरत मुलाकात थी वो। अब तक मुझे याद है सारी बातें आपकी। हाँ। और क्योंकि म्यूजिक हमारा एक कॉमन इंटरेस्ट था जो कि लोगों हाँ, को नहीं पता। हाँ, लेकिन बिल्कुल, बहुत बहुत दरक रखते हैं, बहुत मालूमात रखते हैं म्यूजिशियंस के बारे में। आमतौर पर लोग सिंगर्स को याद रखते हैं, म्यूजिशियंस को नहीं रखते। जानी भाई की बात है कि जानी भाई फौरन म्यूजिशियन पे जाते हैं कि ये गाना किस म्यूजिशियन ने बनाया है। और इंडियन क्लासिकल, पाकिस्तानी म्यूजिक भी जाहिर है, लेकिन इंडियन क्लासिकल में बहुत ज़्यादा इनका शौक है। तो मदन मोहन साहब, हाँ, मदन मोहन साहब म्यूजिक डायरेक्टर हैं जी। बहुत से लोग, अभी थोड़े दिन पहले ना फेसबुक पे मैं लाइव गया तो उनकी तस्वीर पीछे लगी हुई थी, तो मुझे 2-3 कमेंट्स आए कि जानी भाई ये आपके वालिद साहब हैं, कुछ कहे जी आपके उस्ताद हैं कुछ। मैंने कहा जी आप 10,000 रुपया मैं उस बंदे को सेंड करूंगा अभी अभी कमेंट्स में कोई बंदा बता दे ये बंदा कौन है, मैं उसको 10,000 रुपया भी सेंड करूंगा, मुझे अपना इजी पैसा अकाउंट दे दो। ले जी, वो 1 दिन 2 दिन गुजर गया, मतलब मुझे कुछ लोगों के पास नंबर था, वो पर्सनल मैसेज करके यार ये कौन है, नहीं यार हमें नहीं पता ये कौन है। तो फिर मैंने बताया कि ये मदन मोहन साहब है। और फिर जब मैंने उनको 10-12-15 उनकी कॉम्पोजिशन सुनाई, आप सब ने सुनी है, तो फिर पता चला कि मदन मोहन साहब क्या उनकी। अच्छा सर, ये एक बात थी, एक दौर था जब हम छोटे छोटे थे ना, तो पंजाबी में मतलब असी वो शराबी फिल्म का गाना देख रहे थे, असी कहना बीता बचन गाना गा रहे हैं, धर्मेंद्र गाना गा रहे हैं, पता नहीं होता था कि पीछे प्लेबैक सिंगिंग भी कोई चीज़ होती। सर आज के दौर में उतने वो फेमस नहीं है जो एक्टर, जितने प्लेबैक सिंगर फेमस। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है शायर, लिरिक्स वो लिखने वाले और सारे। और ये बड़ी अच्छी बात है, वरना 70 साल की काम करके गुमनाम जिंदगी और गुजार के चले गए हैं बहुत बड़े बड़े लोग। और जानी भाई गाने का क्यों नहीं सोचा आपने? आप गाते भी तो सर मैंने सोचा है, मैं अच्छा? सोचता हूँ, मैं गाता रहता हूँ। हाँ। ये व्यूअर्स के लिए बड़ी एक जबरदस्त इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्ट फ्रॉम हॉर्सेस माउथ कि वो गाना गाएंगे। अच्छा, कुछ ट्राई किया गाना? नहीं सर, मैं गाना क्रॉके पे गाता रहता हूँ और गाने के बगैर मैं रह नहीं सकता। थोड़ा सा हो जाए और मदन साहब को हो जाए। मैं मदन साहब की आपको कुछ कंपोजिशन थोड़ी सुनाता हूँ, प्लीज, क्योंकि आप लोगों को आप लोग फिर पहचान जाएंगे कि यार ये कंपोजिशन मदन साहब की है। और एक मैं और बात बताऊंगा को, मौसीकार नौशाद साहब बहुत बड़े मौसीकार हुए हैं, मौसीकार आजम उनको कहा जाता है। तो मदन साहब वो मौसीकार हुए हैं। नौशाद साहब कहते हैं कि मैंने एक गाना सुना मदन का, है इसी में प्यार की आबरू। और एक और मैं बात बताता जाऊँ, हमारा जो दरूद है जिस कंपोजिशन पे, बलागल्लुलाबे कमाले ही, ये वो मदन मोहन साहब की कंपोजिशन है। लता जी का गाना है इसी में प्यार की आबरू, वो जफा करे मैं वफा करूं। ये वो कंपोजिशन है मदन साहब की। और मदन साहब की कंपोजिशन, आपकी नजरों ने समझा। फिर मदन साहब की कंपोजिशन, अगर मुझसे मोहब्बत है। फिर मदन साहब की कंपोजिशन, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है
फिर मदन साहब आज सोचा तो आंसू भर आए। सर सर इतनी लता जी की अगर 100 गाना हिट है ना, 70 मदन मोहन साहब के। मदन मोहन साहब की वजह से। अच्छा, ये तो कब रिकॉर्ड करेंगे गाने, आप कब आएंगे? सर देखिए मैं आपको, आप बहुत बड़े कॉमेडी किंग हैं, कॉमेडी आप, अरे नहीं सर, ये आपकी लेकिन मोहब्बत जाने में है। ये मेरी मोहब्बत भी है हाँ। और आपका फैसलाबाद से ताल्लुक भी है। जी जी। और वो फैसलाबाद में पैदा होने वाला बच्चा थोड़ा बहुत कॉमेडियन तो होता ही हाँ, है। वो जनरल बात है हमारे। जनरल बात है, आपके लिए आम सी जुगत लगाना, मजाक करना, सेंस ऑफ ह्यूमर, विट्टी हाँ, होना, ऐसे ये ही तो आम सी बात है। ऐसे ही है। ये जो म्यूजिक है, ये छुपा हुआ आपका शौक है। मैं तो दुआ करूंगा कि मेरे आपको जो है वो शेयर देने से, थोड़ा आपको इसके बारे में अर्ज करने से आप उस सर तरफ मैं अब इस पे सीरियस, मतलब पहले ये था कि ऐसे ट्रैक्स पे गा लेता था, लेकिन आपकी इस बात को बड़ा करते हुए सर मैं इस पे सीरियस सोच लेता हूँ, ट्रैक बना लेता हूँ, चाहे अनप्लग कर लूँ कोई गाना पुराना नए म्यूजिक से। बिल्कुल। और सर मैं आपको, वो मेरी तरफ से गिफ्ट होगा आपको। थैंक और यू सो ये मच। शायद ये बहुत से लोग कहते हैं मुझे कि अगर हमने ये, आप तो आप लाइव गा रहे हैं, अगर हमने कहीं सुनना हो तो कैसे सुने, तो वो कहीं पे भी नहीं है। नहीं है, वो होना तो चाहिए। शायद इसी वजह से वो हो जाए। तो सर ये इंशाल्लाह ताला, विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द गिफ्ट। सर थैंक यू, मैं पूरी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। अगली चीज, लोग नहीं जानते आपके बारे में, आमतौर पे दोस्त तो जानते हैं, जाहिर है। ठीक है। शायरी का शौक कैसे इतना ज्यादा अच्छा है? अच्छा, शौक कैसे इतना ज्यादा? सर शायरी ऐसा है कि कॉमेडियन आप, क्योंकि आप कॉमेडियंस में रहते हैं, कॉमेडियंस को बड़े करीब से देखते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से, जो बंदा दुख को फील नहीं कर सकता वो अच्छी कॉमेडी नहीं कर सकता। क्या बात। Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts. यस। क्या बात। कभी बहुत कम, बल्कि मैंने नहीं देखा कि कोई लैंडलॉर्ड घर का बच्चा कॉमेडियन बना हो, अच्छा कॉमेडियन बना हो। नहीं, हमेशा कॉमेडी आपको गलियों में, मोहल्लों में, थड़ों से, चौकों से, मुफलिसी से आपको कॉमेडी मिलेगी। आपको कभी भी खुशहाली में कॉमेडी नहीं मिलेगी। तो जब उस आप गली मोहल्ले की पेचीदगियाँ, मुफलिसी, जेबें खाली, बाप का भी कारोबार नहीं है, मार भी पड़ रही है, ऊपर से हमारे मुआशरे में जो फिक्रे कसे जाते हैं बड़े बड़े बड़े, ए मरासी बनन तुर पिया है, ए कंजर बनन तुर पिया है, ए भांड बनन तुर पिया, ये भी आपके ऊपर, और इनको भी इग्नोर करके आप आगे बढ़ते जाते हैं, फिर आप एक कॉमेडियन बनते हैं। और मेरे हिसाब से सर वो मेरे अंदर आप देखेंगे, या किसी भी ऐसे कॉमेडियन, अच्छा कॉमेडियन एक अता वाला कॉमेडियन होता है जिसको बैठे बैठे अता हो जाती है। एक स्क्रिप्टेड होता है कि आपने ये बोलना है, उसका एक्सेंट बड़ा अच्छा होता है, वो बोल बड़ा अच्छा देता है, लेकिन बात उसकी अपनी नहीं होती। बिल्कुल सही। मेरे हिसाब से वो बहुत चंद लोग होते हैं जिनको बात भी उतरती है खुद ही, और वो फाइनल होती है, जैसे अमानुल्लाह साहब थे, सुहेल अहमद साहब हैं, इस तरह के। तो सर मैं वो लिबादा होता है ऊपर, मेरे हिसाब से अगर आप उनके अंदर जाएं तो सर वो शायरी प्लस ट्रेजेडी प्लस इस तरह की जो चीज़ जो उनके अंदर से मैच करती जाएगी, सर वो उधर ही भागेंगे। कहीं अगर जुगतबाजी हो रहेगी तो कोई कॉमेडियन अगर उसका लिंक नहीं है, वो कभी उस तरफ नहीं जाएगा। अच्छा। हाँ ना, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे आप बताएं बाहर बहुत जुगतबाजी हो रही है, मैं नहीं जाऊँगा। उसके बदले आप मुझे बताएं अंदर मौसीकी हो रही है, शायर बैठा है, मैं उधर जाऊँगा। कॉमेडी में करने तब जाऊंगा जब मुझे पता है मेरा प्रोफेशन है और मुझे जाना पड़ना है, फिर मैं जाऊंगा। अदरवाइज अगर मुझे कोई तलवार नहीं रखी हुई तो मैं सर उधर ही भागूंगा जिधर मेरा अंदर कह रहा है। शायरी पढ़ते हैं सर मैं शायरी मैंने तो खैर सुनी हुई है। छोटा सा मैं था जब से मैं गाने सुनता हूँ, और मैं 14-15 साल की उम्र में दुनिया के रखवाले, मंत्रपत, हरि दर्शन को, आज ये गाने सुनता था, और लोग मुझे कहते थे बाबा पैदा हो गया साढ़े घर, मेरे घर वाले कहते थे। हाँ, तो एक गाना था, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। तो मुझे गर्दिशों का भी नहीं पता था, यानी लफ्जों का भी नहीं पता होता था कि ये गर्दिशों, मैं समझता होता था गर्दी अलग लफ्ज है, शो अलग लफ्ज है। बोला ऐसे हुआ है ना। हाँ हाँ, तो इस तरह नात अभी कल मैंने एक सुनी है, तैबा की गलियों में, उसमें अच्छा मुझे याद आ गया, मैंने कहा यार जब मैं सुनता था तो मैं समझता तय अलग है, वो पॉज लेते थे और बा अलग कहते थे, तय बा की गलियों, तो मैं समझता था तय अलग लफ्ज है, बा अलग लफ्ज है। तो मतलब इस तरह उसकी बारीकी को बाद में फिर महसूस किया कि नहीं सर, अपना वो बहर को संभाला है, कैसे वजन पूरा किया है, हाँ, वो बाद में पता चला। और सर शुरू से ही मैं ऐसा था, मतलब कॉमेडी से मेरा नहीं था ताल्लुक, शुरू से नहीं था। अच्छा, बचपन कैसा था आपका? बचपन मेरा म्यूजिक में, मुझे गाने का शौक था। सारा दिन जहाँ जहाँ अकेडमीज होती थी वहाँ बैठे रहना, मारें खानी अब्बू से, रात को ढूंढ रहे हैं अब्बू 2-2 बजे, पता ही नहीं बैठा म्यूजिक सुन रहे हैं। हाँ,
अभी एक फोटो मैं अभी आपको दे दूंगा, आप लगाइएगा लाजमी इसमें। Sure, sure. उस्ताद गुलाम मोहम्मद साहब, मैडम नूर जहाँ के उस्ताद, कसूर वाले, उनके साथ मेरी एक फ़ोटो है जब मैं 14-15 साल का था। फैसलाबाद में एक लाला अख्तर जी हैं, वो रफ़ी साहब के फ़ैन हैं, मैं भी वहाँ जाता बैठता था उस दौर में कि मुझे कुछ सीखने को मिले। वहाँ पे वो आए उस्ताद गुलाम मोहम्मद साहब कसूर वाले, तो अब मैं रफ़ी साहब का फ़ैन था, तो मैं एक लड़के को कह रहा हूँ कि यार इनसे रफ़ी साहब के बारे में पूछो, कि उनके बारे में पूछो। मुझे नहीं पता कि ये क्या बला बंदा है, तो बिल्कुल उस वक्त नहीं पता था क्योंकि उम्र छोटी थी, रफ़ी साहब को सब कुछ मानना हुआ था, तो पता नहीं था कि ये रफ़ी बनाने वाली मशीन है, बिल्कुल। यानी ये मैडम बना सकते हैं, रफ़ी बना सकते हैं। तो मैंने कहा पूछे, तो वो बंदा बाबा जी कहते हैं, वो 96 उनकी एज थी, तो मुझे तरह देखते थे, मुझे देख के कहते हैं तुम गाते हो? मैंने कहा जी बस थोड़ा बहुत, सुनाओ कुछ। तो मैंने मान मेरा एहसान अरे नादान थोड़ा सा शुरू किया, कहते नहीं 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 कोई स्लो सुनाओ। अच्छा, तो मैंने हुई शाम उनका ख्याल आ गया, तो मैंने थोड़ा सा कहा है, हाँ क्या बात है, थोड़ा सा मैंने जरा कहा है। थोड़ा हो भी रहे, थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए। अच्छा, ये मैंने उस्ताद गुलाम मोहम्मद साहब को सुनाया हुआ है, मैडम नूर जहाँ के उस्ताद जो है, अल्लाह का शुक्र है मुझे 3-4 दिन पहले उस वहाँ की एक तस्वीर मिल गई, अदरवाइज मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। उनके साथ बैठे की एक तस्वीर आप ये देख सकते हैं, लगी होगी क्या बात, वो। अच्छा, मैंने उनको सुनाया कि हुई शाम उनका ख्याल है। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, बहुत खूबसूरत। हुई शाम। अच्छा, ये मैंने गाना उनको सुनाया, तो उस वक्त फ्रेश गला, ना सिगरेट ना चाय, मतलब एक यंग गला, सांस भी पूरा। तो मुझे वो कहते हैं मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मेरे से सीखोगे। ये सारी बातें मेरी ज़िंदगी का सर ज़िशान भाई, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए कि उस्ताद गुलाम मोहम्मद साहब ने मुझे कहा। इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। बहुत बड़ी बात है। तो यानी आपने पूछा कि शौक क्या था, तो यही शौक था, कॉमेडी और ये हादसाती तौर पे दोनों काम हुए हैं। बाट और बट्टी एक मूवी मैंने बनाई, ये भी हादसाती तौर पे, और जो मैंने ये किया काम, ये रोड शो जुगत, ये भी हादसाती तौर पे। ऐसे कि क्योंकि उस वक्त कैरोके नहीं होते थे म्यूजिक का। बट बट्टी मैं बताने लगाऊंगा, बट बट्टी कैसे बना, बट बट्टी वजूद में कैसे आई। जी जी प्लीज। एक गाना, अब ये जो गाना है, मैं चाह रहा था ये ना रफ़ी साहब की आवाज़ ना हो या किशोर साहब की ना हो, अकेला म्यूजिक और मैं गाऊं। तो उस वक्त कैरोके नहीं होते थे इतने, 2001-2 की या 90 की बात, 1999-8 की बात है। तो हम एक सॉफ्टवेयर मिला के जिससे ना वो कंप्रेस हो जाता था वोकल, वो तकरीबन 90% ख़त्म हो जाता था, और फिर हम माइक पे ना इको लगा के उसके ऊपर गाते थे। अच्छा, वो हम कामयाब हो गए कि यार ये बड़ा अच्छा हो गया गाने के लिए। अब शरारत ये ज़हन में आई कि यही जो ट्रिक है ये इंग्लिश फिल्म पे किया जाए, उसकी बैकग्राउंड से ना जो बोलते हैं ना वो ख़त्म करके, तो उसके ऊपर ना पंजाबी बोली जाए। कुछ पता नहीं था कि मेरे अंदर ये टैलेंट है डबिंग का, दूर दूर तक नहीं पता सर। हमने, अच्छा वो पूरी फिल्म भी नहीं करनी थी, 1-2 मिनट करना था ट्राई बस, वरना गाने ही हमारा शौक था। शंघाई नाइट्स मूवी ले ली, उसको लगाया, उसको म्यूज़िक वो किया, और पहला डायलॉग मैंने बोला। याद है कुछ? उसके कुछ डायलॉग याद है, मैं सुना देता हूँ। अब वो डायलॉग बोला, वो 4-5 मिनट की करके हमने बंद कर दी, ख़त्म कर दी, क्योंकि कोई इरादा ही नहीं था मूवी करने का। अब जो भी बंदा आ रहा है ना हमारा दोस्त, वो यार तेने की चीज़ वो होने। अच्छा अच्छा, उसके हाँ बाद देख, अब वो बंदा स्टार्ट हुई फिल्म, 5 मिनट तक वो मूवी उस बंदे को टोटल पकड़ लेती थी। बहुत एंगेजिंग है वो, बहुत ज़्यादा। 5 मिनट बाद, अब जब 5 मिनट बाद ऐसे कट आया, जंप आया, आगे बंद हो गई, वो यार की अगे अगे नहीं है, वो यार अगे भी करो यार। अच्छा, फिर मैंने कहा यार, वो 10-12-15 लोगों ने कहा, तो वो आगे करते करते हमने पूरी फिल्म कर दी। फिर वो फिल्म मतलब चली गई। अच्छा, ये मतलब कोई इरादा तर नहीं किया हमने, तो ज़हन बना के। दूसरी बात ये है कि फिर मैं डबिंग वो करता रहा काफ़ी देर। फिर जब रोड शो किया है, तो रोड शो मैंने नहीं करना था, सिकंदर भट्ट साहब को मैं लेके गया फैसलाबाद के, भट्ट साहब डबिंग मैं कर दिया करूँगा, 25 मिनट का प्रोग्राम देना था 7 न्यूज़ पे।
डबिंग मैं कर दिया करूंगा, रोड शो आपने करना है। अच्छा, खुद अब कैमरे के सामने आने नहीं से शायद नहीं, मैं नहीं आता था। हाँ जी, मैंने कहा था कि 25 मिनट का प्रोग्राम है, उसमें 10 मिनट की डबिंग है, वो मैं कर दिया करूंगा, 15 मिनट का रोड शो आप कर दिया करें। अब झाल चौक फैसलाबाद में एक है झाल चौक, वहां पे चप्पल शप्पल मैंने पहनी हुई है और मैं जनाब सर्दियां थी और मैंने भट्ट साहब को माइक पकड़ाया, भट्ट साहब ये 4-5 लोग हैं, इनसे ज़रा बात करेंगे, जुगते मारेंगे। अब मैं खड़ा देख रहा हूँ, भट्ट बोल रहा है और वो भट्ट को बिल्कुल इजी लेके, मतलब क्योंकि वो बहुत तेज लोग हैं तो भट्ट बेचारा अच्छा मैं उसे कह रहा हूँ भट्ट है क्या है, भट्ट इतना क्या है, भट्ट इतना क्या है, फिर अंदर का कॉमेडियन अच्छा नहीं बता आ रहा रहा। मैं कहा भट्ट एक मिनट ये माइक दे मुझे, माइक मैंने पकड़ा, तू इतने खड़ा हो, तू देख कि मैं उन्होंने किस तरह जवाब देना। सर वो मैंने माइक वो पकड़ा है बस। आपको तो घर वाली बात थी ना, वैसे भी आप उन लोगों में हाँ, उन मिजाज से लोगों आशना हाँ, थे। मैंने वो माइक पकड़ा है और मैंने पहला सवाल ये था कि भाई आपने 1,27,000 रुपया हर पाकिस्तानी कर चाहिए कि आप मानते हैं कि आपने 1,27 देना है? मैं कादा देना है, काहदा देना है? मैं की हुकूमत ने मैंने कोई शवार में खवाए, मैं कादा देना। अच्छा फैसलाबाद की जुगत जुगत नहीं होती, ये बात होती है, इसको हम अक्सर लोग कहते हैं फैसलाबादी जुगते मारते हैं, जुगते नहीं मारते वो क्या करते हैं, आपने उनको कहा ना भी 1,27 देना, क्यों उन्होंने मैनू की मतलब मोटरसाइकिल लैके दी उन्हें गल अगे ये ਵਧਾ जुगत है, ये जो अगे ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ना ਉਹਦਾ ਨਾਮ जुगत है। और ਉਹ ਸਰ ਮਾਲਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो फिर वो बस माइक पकड़ा है सर मैंने, और भट्ट साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ मैं कहा हाँ जी भट्ट साहब, कहते नहीं यार तू कर रहे, तू ही कर। वो मतलब मैंने वैसे उनको दिखाने के लिए पकड़ा है, और दोनों तीनों जो काम मेरे हुए हैं वो ऐसे ही हुए हैं। और उसके बाद फिर वो कॉमेडी, तो मैंने कहा ठीक है, जिधर कोई लेके जा रही है चीज़, आपको कुदरत लेके जा रही है तो उससे पंगा नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। बटन भट्टी के बाद आपकी फिर एक लंबी स्ट्रगल है, 15 साल की। 15 साल की। हाँ। तो इतना उरूज बटन भट्टी में, और फिर 15 साल, फिर एक बहुत बड़ी स्ट्रगल, और फिर एक उरूज, तो ये इतनी लंबी स्ट्रगल क्यों करनी पड़ी? भट्ट और भट्टी में कुछ ऐसा हो गया, कुछ मसला ऐसा हो गया, क्योंकि हम अनजान थे बिल्कुल, गलियों मोहल्लों के आम से छोकरे, पता ही नहीं था प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, ये मूवी क्या करेगी। सबसे बड़ी ये थी कि पता ही नहीं था ये क्या करेगी। लेकिन कुछ ऐसा हादसा हुआ, कुछ ऐसा मसला उसमें हुआ कि वो किसी और के नाम लग गई मूवी। यानी उस मूवी के टोटल डायलॉग्स मेरे थे, उस मूवी की डबिंग मेरी थी, उस मूवी में स्क्रिप्ट सारा मतलब मेरा था, और वो डबिंग टेक्निक्स के जैसे जो लोगों ने कहा यार इंज लगता है यही बोल रहे हैं, वो ज़ाहिर वो तो नजर आ रहा है हाँ जैसे कि यार इंज लगता है यही गल्लां कर रहे हैं, वो जो ये जो चीज़ है ना इंज लगता वाली, वो मेरी थी। मतलब तो मेरे अंदर एक टैलेंट। डायलॉग जरा उसका अगर याद हो बटन भट्टी का। हाँ उसके डायलॉग थे, अक्सर मैं कहता था वो। अच्छा उसमें मेन 4 कैरेक्टर थे, भट्ट, भट्टी, थत्था और जेलर, ये 4 थे, बाकी अदर्स थे। उनमें और भी 1-2 दोस्तों की सिर्फ ऑडियो डबिंग के तौर पे आवाज़ है, स्क्रिप्ट नहीं है, आवाज़ है सिर्फ। वो ऐसा होता है कि विलन जो है ना वो उसने वो लड़की को पकड़ा होता है, हीरोइन को, और जेलर की ड्यूटी लगाई होती है कि ये भागे ना कहीं। अब वो भाग जाती है, अब वो विलन उसके चढ़ाई कर देता है कि किधर गई हो। अब वो आता है तो उसको कहता है, भाग जाती है, अब सब विलन के साथी खड़े हैं, तो वो कहता है ओए बहुत थोड़ी दाला ता दो तो थोती दी तुरी नहीं थांभी दई थारी दैरी तादा थान पीना ले ध्यान हुंदा वा तालू दे मैं दोवें थाती तानू फराते ता तो भी नहीं थांभे जाने और थैतला दा ताम ते तलो नहीं थद्दियां तांदे बेदले तलो नहीं ते मादो तो थारे अल्लाह तरते। अब वो जिलर कहता भाजी मैं तुहानू दसदा एक मिनट भाजी होया ये है कि उन्हें सानू कहा भाजी भरावा मैं लैटरिन जाना वाशरूम में क्या चली जा, वो भाजी वाशरूम गई कि देर बाहर नहीं आई, जो मैं देखा तो भाजी रोशनदान तारी दौड़ गई, उत्थे बंदा की करे हुण। उत्तों कहता भाजी एडी सोहनी कुड़ी, उत्तों भाजी हुण उत्थे बंदा किद्दां कहना दीदी मादी थोड़ी थी पर तेरी भैन नालों थोड़ी नहीं हो। अब वो विलन गुस्सा कर रहा होता है, तो क्या बात, बहुत एक डायलॉग था उसका कि दोनों को उल्टा लटकाया होता है, तो नीचे से एक बंदा गुजरता है। अब जो उल्टा लटका है भट्ट और भट्टी, उनको वो उल्टा लग रहा है नीचे जाने वाला। तो वो कह रहा है ओए भट्टी वे बंदे पुठे ही तुरे जान दे कहना मरे उन्होंने वो नहीं पुठे हाँ। तो सर बस चलता जा रहा है। जाने भाई बाकी मैं शिव कुमार बटालवी साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ वो तो बहुत बड़े पंजाबी के जो शायर थे, बिल्कुल शायर थे। और शकील बदायूनी से लेके सर मैं साहिर लुधियानवी, मतलब मजरू सुल्तानपुरी, मजरू सुल्तानपुरी, फिल्मी गानों में शायर, और यहाँ तक आज तक तहजीब हाफी तक मैं सुनता हूँ, पढ़ता हूँ। जबरदस्त। और बड़ा मतलब नहीं शायरी और अजीज मियाँ मैंने बहुत सुना है, अब आप हैरान होंगे। अच्छा अजीज मियाँ साहब को बहुत सुना है मैंने,
सर वो जॉनरा म्यूजिक जो है, हाँ, म्यूजिक हाँ, तो वही, हर फॉर्म वही। में आपको अच्छा लगता है हाँ, ना? वही। गजल कैसी, हाँ, गज़ल भी बहुत है। किसकी गजल ज्यादा अच्छी लगती सर मैं गज़ल मेहदी हसन साहब की सुनता हूँ, और गज़ल ज़्यादा मैं रफ़ी साहब को सुना है। अच्छा, कुछ आपकी ना बड़ी प्रॉब्लम होती है, आप अब पता नहीं, मैं इंडियन मेरे म्यूज़िक ज़्यादा मुझे मुझे ना मतलब अप्लाई होता है मेरे पे ना, मतलब ज़्यादा मुझे ऐसे लगता है मेरे लिए ये है। पुरकशिश है हाँ, आपको? अच्छा, तो प्रॉब्लम ये होती है कि अब वो मेरी शख्सियत है, अब इसको हमारी अवाम है ना, अब इसको अब ये समझना शुरू कर दें कि इंडिया नहीं वो पसंद करता है। लेकिन बहुत सी सर, ये बहुत ज़्यादा है लोग ये भी कहने वाले, डरते हुए आप ये भी नहीं कह सकते जी मैनू इंडिया के गाने अच्छे लगते हैं। वो आपके ऊपर वो बेतुकी सी बहुत सी वो लग जाती हैं, लो जी वो फलां और डींग वो। पर म्यूजिक मेरे हिसाब से म्यूजिक क्या होता ही नहीं, म्यूजिक का कोई मुल्क ही नहीं होता, बिल्कुल है। सुर का ना कोई मुल्क होता है ना कोई होता है कुछ। नहीं कोई आर्ट का, हाँ। म्यूजिक का तो अच्छा। फिर आप ये जो माशाल्लाह फिर एक कामयाबी आपको मिली जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद मिली, जो कि यूट्यूब और आपके हाँ अपने जी, हाँ जो जी। चैनल है। अच्छा, एक थोड़ा सा आप एरोगेंट भी हैं, मैंने महसूस किया है कि अक्खड़ मिजाज भी हैं। हाँ, और जैसे बड़े बड़े एंकर्स के साथ काम करना, जहाँ आपके जो भाई बंद हैं, दूसरे लोग हैं, बड़ा उसे खुशकिस्मती गर्दानते हैं, आप जरा थोड़ा अपने एटीट्यूड में रहते हैं, इसकी क्या वजह? अच्छा, इसकी वजह एक है, इसकी वजह ये है कि सर अगर तो आपने किसी के कंधे पे पाँव रख के आप ऊपर नहीं आए, अगर, तो सर आप नहीं करेंगे, मैं नहीं, कोई भी। अगर आप अपने बलबूते पे आए हैं बिल्कुल तो सर आपके सामने शाहरुख भी खड़ा है ना, तो आप कहेंगे ये सेल्फी ले मेरे से, मैं नहीं लूंगा। मैं नहीं लूँगा। हालांकि आप जानते भी हैं कि वो शाहरुख है, लेकिन आप अपने अंदर में पूरे खड़े हैं। अच्छा जानी भाई, ये जो यूट्यूब है, इससे जो अब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको शोहरत मिली है, ये प्लान था सारा कुछ, या ये भी एक स्ट्रगल करते करते आपके सामने आश्कार हुई बात? आप अभी एक बात पहले पूछ रहे थे कि आप बहुत अक्खड़ मिजाज हैं, आप बात हाँ। हम ये बात कर रहे थे ना, पहले हम ये बात कर रहे थे शाहरुख वाली ये। हाँ, बड़ा एटीट्यूड ये वो। हाँ, तो मतलब उसमें ये, अच्छा एक और मेरे साथ प्रॉब्लम है जिस वजह से ये लगता है लोगों को कि मैं मेरे में बहुत आकड़ है, मुझे एनजाइटी प्रॉब्लम है। अच्छा। हाँ, और बड़ी बहुत ज़्यादा शिद्दत वाली कभी कभी हो जाती है। अच्छा। अच्छा, वो मैं टैबलेट उसकी खाता हूँ, 3-4 साल हो गए खाते अच्छा, हुए। इस हद तक है वो? हाँ, और मैं थोड़े दिन पहले डॉक्टर साहब के पास गया हूँ, तो मैंने उनसे कहा है कि एनजाइटी तो मेरी ठीक रहती है, काबू में रहती है इस टैबलेट से, लेकिन मैं फीलिंग लेस होता जा रहा हूँ, मैं फीलिंग लेस होता जा रहा हूँ, मतलब मुझे कोई परवाह नहीं होती, कोई नाराज़ होता है, कोई खुश होता है। मैं अगर मुझे ये ना हो कि मैं अगर कमाऊंगा नहीं तो घर नहीं चलेगा, तो मैं ये भी मैं छोड़ दूँ, अच्छा। मैं मजबूरन जाता हूँ। इस वजह से मैंने 24 चैनल छोड़ा, 7 न्यूज़, मतलब वो सारा चैनल छोड़ दिया। अब यूट्यूब मैंने रखा हुआ है इसलिए क्योंकि उस पर मेरे साथ जो लड़के हैं, फैसल रामे और दूसरे बाकी, उनका घर चलता है, कैमरामैन का घर चलता है, एडिटर्स का घर चलता है, मेरा घर चलता है, और बहुत से मामला चलते हैं उसमें। अगर मुझे ये डर ना हो तो आप यकीन करें कि मेरा दिल नहीं करता कि मैं काम करूं। ये उस ये और कैफियत बेनियाजी की है या उकता जाने की है? नहीं, उकता जाने की है। अच्छा। ये मुझे उस एंजाइटी की वजह से हुआ है। अच्छा। और उसी की वजह ये है कि मेरे सामने जो भी खड़ा हो मुझे उसकी परवाह नहीं होती। जब ये नहीं था तब मैं बड़ा, मेरा दिल करता था मैं उठ के काम करूं, अब मेरा वो भी नहीं दिल करता, मैंने रोड शो भी छोड़ दिया है। फिर प्रॉब्लम ये हो रही है। अच्छा, एक मैं आपको पहले एक बात बता दूं, सारा कुछ छोड़ के, मेरी लाइफ का आज जो दिन है जो आप मुझे से पूछ रहे हैं, सर मैं तरस गया था क्योंकि मेरे से ये बातें करें, आप यकीन करें। अच्छा, थैंक यू सो मच। उसकी वजह ये थी कि कॉमेडियंस, मैंने अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस, ये तजर्बा मुझे हुआ है कि दुनिया में आर्टिस्टिक फील्ड में सबसे ज़्यादा सुसाइड कॉमेडियंस ने की है। ये एक नॉर्मल बात है, पढ़ी लिखी बात है। सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ कॉमेडियंस ने की हैं। अगर तो ये कितना बड़ा सवाल है कि क्यों, कितना बड़ा सवाल है कि कॉमेडियन तो हंसाता है, कॉमेडियन तो ये है, कॉमेडियन को तो जब मर्जी बाजार में ओए जो तुम सुना दे कोई, तो वो क्यों खुदकुशी करेगा। तो सर मेरी समझ में ये आया कि क्यों किए हैं कि लोग उसको इतना अकेला कर देते हैं, उसका जो अंदर है, जो मैं कह रहा हूँ कि अब मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी आधी एंजाइटी ख़त्म हो गई है। आप जो पूछ रहे हैं और मैं बता रहा हूँ, पूछता ही कोई नहीं है ये बातें। मैं बाहर जाता हूँ, लोग कहते हैं जुगत मार दे, जुगत। अभी कल की बात है, मेरे बच्चों जैसा लड़का, जॉनी, मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा यार तू पढ़ता है? हाँ, मैं जुगत, मैंने को जुगत, सुबह 5 बजे का टाइम,
सर आप एंजाइटी में नहीं जाएंगे तो कहाँ बिल्कुल सही जाएंगे, कहा। मर जाएंगे आप बिल्कुल। आप ख़त्म हो जाएंगे। ये मुझे मिलता है आवाम से और इतना दुख होता है उस वक्त। और अभी 5 दिन पहले की सर बात है कि मैं हॉस्पिटल गया हूँ किसी को लेके, 4 लोग हॉस्पिटल के दरवाजे पे खड़े हैं, आप यकीन करें फैसल हॉस्पिटल फैसलाबाद में, नज़र भी आ रहा है। अब आप जितने मर्जी मेरे फ़ैन हैं, मैं जितना मर्जी कॉमेडी हूँ ना, आपको अगर थोड़ी बहुत भी अकल है तो आप देखेंगे कि नहीं कि मैं किस जगह खड़ा हूँ। एग्जैक्टली, देखिए 4 लोग खड़े हैं दरवाजे के आगे, मैं स्पीड से उतरा हूँ, बच्चा था एक, उसको मैं लेके अंदर गया हूँ और शक्ल से भी लग रहा है कि मैं परेशान हूँ। बाहर गाड़ी में बैठा हूँ, उन चारों में से एक ने कहा है आ गड्डी साइड दिला के सानू जुगता ने मार दरा। खुदा की कसम यही उनके अल्फाज, मैंने कुत्तों जितनी उनकी की है और मैंने इरादतन नहीं की, मेरे से हो गई। और मैंने एक बात की, मैंने कहा यार मैं बर्बाद हो गया हूँ ये शो करके, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है इस शो की वजह से। जी जानी शो जो ये कॉमेडियन ये शो है मेरा, यानी ये मेरा इस मुल्क में। मैंने कहा यार आप ये नहीं देख रहे आप खड़े कहाँ पे हो। एक लड़का आगे आया, उनको समझ आ गई। अच्छा होता क्या है, शायद फिर मैं अकेला सोचता हूँ। अच्छा उसके बाद मैं कह के गाड़ी लगा के वापस आया तो तब तक मेरा ये ज़हन बन गया था कि मैं इनसे माफ़ी मांग लूँ, मैंने ज्यादती की है, क्योंकि हसास भी तो होता है। हाँ मैंने कहा यार इसके पीछे उनकी कितनी मोहब्बत होगी कि वो सब कुछ ही भूल गए, पता नहीं कितना मुझे लाइक करते होंगे। हाँ, लोग गाड़ी के आगे और मैं उनको मतलब जलील कर दिया। फिर वो मेरे से माफ़ी भी मांगता रहा एक लड़का के, सर हमसे गलती हो गई है ये वो, तो वो है थे नहीं वहाँ पे। और मुझे आज तक अफसोस है, अगर वो सुन रहे हैं इस वीडियो में तो मैं माजरत करता हूँ कि मैंने उनसे ये बात कर दी। और ये मेरी नहीं बात, हर कॉमेडियन की बात है सर। सर यहाँ पे आप कॉमेडियन, पाकिस्तान में सर पता ही नहीं किसी को कॉमेडियन होता क्या है। मैं बाहर खड़ा हूँ ना, मुझे 10 लोग आके कहें कि जानी जुगता जानी फलाना, मेरा दिल करेगा यार ये चले जाए, मैं बड़ी आवाज़ारी में खड़ा हूँ। एक बंदा आके मुझे कहेगा ना जानी भाई छोड़े जुगते शुगते को यार और सुनाए लाइफ में क्या चल रहा है, मैं उसके पास बैठ जाऊँगा और मैं खुद चाहूँगा कि ये मेरे पास से उठ के ना जाए। कहीं ऐसा तो नहीं आपको ये महसूस होना शुरू हुआ है कि ये जो कॉमेडी में कॉमेडियन इमेज है या कॉमेडी है आपके अंदर, उसने आपकी शख्सियतों के ज़्यादा एनर्जेटिक गोशों को ओवरवेलम कर दिया? मैं यही तो कह रहा हूँ कि अकेला कर दिया ना। अकेला क्यों होता है, मैं आपकी बात ही नहीं सुन रहा, वो भी नहीं सुन रहा, वो भी नहीं सुन रहा, कोई भी आपकी बात नहीं सुन रहा। आपकी बातें आपके अंदर रहती जा रही हैं, आपके अंदर तन्हाई बढ़ती जा रही है, आप अकेले होते जा रहे हैं, आपको कोई बंदा नहीं मिल रहा जिससे आप वो बातें करें जो ये अभी मैं आपके साथ कर रहा हूँ। तो सर एंड इसका एंजाइटी भी हो गई, और एंजाइटी का बड़ा गहरा ताल्लुक है सुसाइड के साथ करते हैं लोग। बिल्कुल सही है। तो सर मैं हो सकता है मतलब अल्लाह ना करे, लेकिन आज नहीं तो 5 साल में 10 साल में पता नहीं क्या। अब मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ, मैं भागता हूँ जुगतबाजी से, मतलब मैं डरता हूँ, भागता हूँ। और मैं नहीं, हर कॉमेडियन ऐसा होता है, आप किसी को भी देख लें। नहीं जब आपका मैं समझता हूँ कि अब देखें आपके कुछ ऐसी गोशे हैं शख्सियत के जो इंशाल्लाह ताला आपको इस सारी एंग्जाइटी से बचा के रखेंगे, जिसमें मज़हब भी है, म्यूज़िक भी है और पोइट्री भी है और एक हसास दिल रखने वाला। नहीं तो ये आप पे अब मसला बन जाएगा ना, क्योंकि मैं तो फेस करता रहता हूँ कि आपने मज़हब और म्यूज़िक, अब आवाम मज़हब और म्यूज़िक इकट्ठा कह दिया। अब लोग तुहानू थले कमेंट से कहेंगे यार तू मज़हब ने म्यूज़िक ना मिला रहा, तेन इन्नी अकल नहीं हैगी। अब आप ये पढ़ेंगे नीचे देख लीजिएगा। तो सर मज़हब तो है, अल्लाह मतलब हमारा जो दीन इस्लाम है वो तो है। और ये भी सच है कि मैं अगर आज फिर रहा हूँ, चल रहा हूँ, तो मैं उसी खुदा को याद करके, क्योंकि तब भी वो था जब मैं मतलब यतीम खाने उतर के सदीक सेंटर तक पैदल जाता था। सदीक सेंटर, यतीम खाना, और मैं रास्ते में उसी अल्लाह से बातें करता था। तो आज भी मैं उसी से करता हूँ। और उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि मैं बहुत ज़्यादा इसको सर पे नहीं लेता शोहरत को, क्योंकि मैं समझता हूँ कि यार मैं जितनी स्ट्रगल की है उसमें बहुत कुछ मेरा खो गया है उसमें। अच्छा उसमें वो खुशियाँ जो आपको स्ट्रगल के बाद मिलती हैं कि वो मैं मशहूर हो गया हूँ, उनके पीछे आपकी स्ट्रगल इतनी ज़्यादा है कि वो आपको कुछ बहुत ज़्यादा, वो आप लाइट ले रहे हैं उसको। बिल्कुल सही, ठीक है। और बस इस तरह की तुसी यार मैनू को हफ्ते की जो एक बारी बुला लिया करो, ताड़ी मेहरबानी। मेरे को तो ये गल्ला सुने यार, मैं ना ठीक हो जाएगा। हमारे शौक बहुत ज्यादा आपस में। नहीं आप मेरे से वादा करें, आप महीने में एक बार मेरा शो किया करें। तो हम तो हाजिर हैं। तो ये तो आपने आज जैसे मोहब्बत की, आप फैसलाबाद से आए हैं मतलब इधर, तो अगर आप वक्त देंगे तो मोस्ट वेलकम, बढ़ के बड़ा अच्छा। और ये अभी मतलब अभी बहुत सी बातें हैं सर, अभी किसी दिन घंटों मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रगल में मैं कैसे कैसे, हर आर्टिस्ट ने किया, हर आर्टिस्ट की एक स्टोरी होती है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये अब वीडियो यूट्यूब पे चली जाएगी। ये मेरा पहलू नहीं था यूट्यूब पे या कहीं पे रिकॉर्डेड या प्रिंट नहीं था।
तो अब ये आ गया है, तो ये आपकी वजह से आया। तो सर मैं बड़ा हैप्पी, मैं बड़ा हल्का फील कर रहा हूँ। नहीं, इट्स ऑल प्लेजर इज माइन। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। Thank ये you, आपने sir. मेरी मुश्किल बड़ी आसान कर दी कि अगर आप आ जाया करेंगे या हम आ जाएं आपके पास, सर ये हम तो इसे continue करते हैं इस मैं सिलसिले आया को। करूंगा सर, मैं आया करूंगा। आपकी मोहब्बत। और लोगों को मैं कह दूंगा, बल्कि मैं अपने चैनल पे भी ये लिंक इसका दूंगा कि देखें वीडियोस। तो ये आर्ट, म्यूजिक, कल्चर, और ये जो एक और आपने सिलसिला शुरू किया हुआ है, मैं आखिरी, आपका वक्त बहुत कीमती है लेकिन मैं आखिरी बात करना चाहूँगा। ये जो आप अब एक टॉक शो टाइप चीज़ कर रहे हैं और जो कि सोशल इश्यूज ऐसे पिक करते हैं जो कि आमतौर पर लोगों की नज़र में नहीं होते। अच्छा सर, ये आइडिया कैसे? वो मेरी जो मेरे इर्द गिर्द होते हैं, जो हमारे मैं जिनको फेस करता हूँ, वो मैंने कहीं भी नहीं सुने, उनका हाल मैंने कहीं भी नहीं सुना। बहुत से हमारे इश्यूज ऐसे हैं जो हैं नेगेटिव, हैं गलत, लेकिन वो इतने ज़्यादा यूज़ होने शुरू हो गए हैं कि वो पॉजिटिव में आ गए हैं, वो लाइन में खड़े हो गए हैं आके। वो आपको बुराई लगती नहीं है। जैसे झूठ है छोटा छोटा के, मतलब हम झूठ कहाँ पे बोलते हैं कि बाजी इन्हें दाते आया भी नहीं कपड़े वाली दुकान पे, और फिर उतने का दे भी देते हैं। अब अगर इतने का आया ही नहीं है तो तू कैसे दे रहा है? ये कितना नॉर्मल झूठ है। मालिक भी नहीं कहेगा कि ना यार है, झूठ ना बोल। दूसरी तरफ हमारा दीन कहता है कि आपकी कमाई हराम हो जाती है अगर आप इस तरह की बात करें। लेकिन एक नॉर्म बन गई नो, अच्छा रिक्शे वाले को आप कहें भाईजान फलां जगह पे जाना है, वो कहेगा जी 150 रुपया, मैं हूँ 100 रुपया दे के हैं, चलो 100 दे दें। ये एक अवामी लाइन है हमारी रिक्शे वालों से, मैं हूँ 100 दे के हैं, चाहे जिंदगी में पहली बार उधर जाना हो। लेकिन कम करवाने के लिए ये झूठ, इस तरह के हजारों झूठ हम बोलते हैं। मैं इस तरह की चीज़ों पे मेरा बड़ा फोकस जाता है, ध्यान जाता है। जैसे अब मैंने कुछ दिन पहले एक शो किया, उसमें मैंने बताया कि गरीब लोग जो होते हैं, गुर्बत कोई जुर्म नहीं है, लेकिन अगर एक गरीब है और साथ में कम अकल है, जाहिल है, चिंगजी चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, और ना वन वे देख रहा है, ना कोई देख रहा है किसी का, और वो ठोक देता है किसी में, तो 10 लोग, आप गाड़ी से बाहर आए, 10 लोग आपको कहेंगे कि यार चल माड़ा बंदा है। अब माड़ा बंदा आप तब कहें अगर उसके आपका कोई मतलब पैसा देना है, हाँ। आप उससे पैसे लेने गए, उसका कारोबार नहीं है, तो बनता है कि जिशान साहब छोड़ दें यार, उसके पास नहीं है। आप भी सोचेंगे यार मैं खुदा रहमी करूं। एक बंदे ने वन वे आके, जहां पे 20 पानी वाली कैन मतलब रखी जाती है, वहां पे 55 रखी हुई है, और आके टेढ़ा मेरा हो गया, आपकी गाड़ी में ठोक दिया है। सर वो गुर्बत की वजह से नहीं ठोका, उसने अपनी जाहलियत की वजह से ठोका है, और जाहलियत की पनिशमेंट होती है। बिल्कुल। और बहुत सारे हमारे मुल्क के जो इस कैटेगरी के लोग हैं, वो इस लाइन को हथियार बना लिया उन्होंने। चल यार माड़ा बंदा कोई, भाई माड़े बंदे की वजह से नहीं उसने रक्षा मारा, उसने अपनी जाहलियत से मारा, उसकी तो सजा दो। उससे पता चले कि मैं 1000 रुपया कमाया सी, 500 रुपया मैं बंदे ਨੂੰ दे के आया, अगे तो मैं नहीं करना। बिल्कुल दुरुस्त बात। हम उनको और दे देते हैं कि यार उसने बाची जाना, और वो खुद भी थोड़ा सा वो एक्ट शुरू कर देते हैं। अच्छे खासे ड्रामेबाज होते हैं। अब जिसकी गाड़ी है, जहां जनाब आप किस तरह कह सकते हैं उसके जेल में इतने, उसके दिमाग, उसके पास 40,000 रुपया होगा अब आपका बम्पर लगवाने के लिए नया और सारा, किस तरह कह सकते हैं? हो सकता है वो 1000 रुपया कमाया, जिसकी गाड़ी है वो बेचारा 6 महीने से काम ना कर रहा हो, लेकिन गाड़ी है तो जी आप अमीर है, तेन अल्लाह ने दी है यार, चल कोई नहीं, वो माड़ा बंदा। उसके बाद खोता रेडी भी है तो दिल करे लाख रुपए की खोता रेडी। हाँ। तो इस तरह के ना मेरे टॉपिक आप पिक कर रहे हैं। हाँ, मैंने कभी सुने नहीं इस तरह के, आपने कभी नहीं सुने होंगे किसी ने इस मसले पे बात की। बिल्कुल। और जिस तरह हमारी मियाँ बीवी हैं, अब आपकी मेरी बीवी है, बहस होती है, हर घर में होती है, खासतौर पे जहाँ पे ज़रा थोड़ी मुफलिसी कमाई नहीं होती, वहाँ पे तो बहुत लड़ाई होती है। तो आप अपनी बीवी को सर, आप लड़ाई हो गई है, अब जताना शुरू हो गए दोनों मियाँ बीवी, मैं कीता। अब औरत की तरफ से जो भी बात है, मैं रोटी पकाई, मैं तेरे बच्चे पाल दी हैं, मैं तेरे कपड़े धोनी, मैं तेरियां जुत्तियां पालिश कर दी हैं, मैं तेरे कपड़े इस्त्री कर दी हैं, मैं सारी तेरी बच्चियों को संभाल दी हैं। आप पे एहसान है, हाँ यार। अब आप उसके बदले, अब आप क्या कहेंगे इसके बदले में? आप क्या कहें? आप भी तो कुछ करते हैं ना, क्या जॉब करते हैं, क्या करते हैं? जॉब। आप अपनी बीवी को कहेंगे कि मैं तेनू 10,000 पहला सूट नहीं लेके देता। बिल्कुल। अब जब आप ये बात कहेंगे, मैं बच्चियों ने जुत्तियां लेके देती हैं, मैं घर LCD नहीं लाई, वो तो आपका फर्ज है। तो क्या सी AC ला, मैं AC लाया। लेकिन अब आपको वो औरत चाह रही है कि मेरी मोहब्बत को ये समझे, लेकिन जब आप अपनी मोहब्बत इस तरह करेंगे तो वो कहेंगी LCD ले आंदी थे, तुम मैंने सुना रहे हैं। आप कहेंगे मैंने 1.5 लाख रुपए की 1.5 लाख का AC लगवाया, लगा भाई मेरे पास पैसे भी नहीं थे, बस जी लेके 1.5 लाख पैसे सुनाते, मैंने LCD ले आंदी, मैंने पैसे सुनाते। मर्द पैसे ही सुनाएगा, मर्द ने और क्या कहना है कि मैं तेरे भांडे धोंदा रहा, मर्द वो तो अपनी। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा गैप है मर्द औरत में। बहुत लड़ाइयाँ होती हैं कि जी मैनू सुनाता, मैनू पैसे सुनाते, मैनू सूट सुनाते, मैनू कांटे लैके दिते, मैनू सुनाते।
ओ बीबी बाजी भैन मेरी, आप ये देखो उस बंदे के पास एक यही तरीका है, जिस मोहब्बत से उसने पैसे दे के कांटे खरीदे उस मोहब्बत को तो देखो आप। जिस मोहब्बत से उसने एलसीडी खरीदी है तो पैसे दे के खरीदनी है, तो उसने यही बताना है कि मैंने 60,000 की एलसीडी तुम्हें ला के दी, आप 60,000 याद रखती हो। जिस वजह से, जिस मोहब्बत से उसने 60 खर्चा है, वो आप उसको बताती है, उसका एहसान ही नहीं मानती। ये हमारे हर घर की कहानी है। बिल्कुल सही। तो आप ये पिक कर रहे हैं अपनी? मैं सर मैं चाहता हूँ कि आप बस आप मुझे बुला लिया करें, हम इस तरह की जो ना शो में जाने यू आर मोस्ट वेलकम के, इट्स आवर प्लेजर कि आप आएँ, और हम तो इंतज़ार करेंगे, व्यूअर्स भी खुश होंगे। और म्यूज़िक का तो आपने वादा किया ही है कि आप हमें गिफ्ट देंगे म्यूज़िक गा के। मैं बिल्कुल। तो आज के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप लोग अच्छा मैं आपको बताऊं, ज़ीशान भाई मतलब बहुत सेंसिटिव, बड़े प्यारे। मैंने खुद इनको ढूंढा है, मैंने खुद नंबर लेके खुद मैं, और जो मैंने सोचा था आज मुझे यकीन हो गया कि मैं ठीक था बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगा था कि ये बंदा मेरे से जुगते नहीं सुनेगा, मेरे से कॉमेडी नहीं सुनेगा, ये बंदा मुझे सज्जाद जानी नहीं, सज्जाद को अंदर से जो सज्जाद था उससे ये मिलेगा ज़रूर। और आज वो मेरी जो है ना, वो मैं लग रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया, और मैं इसको गंवाना नहीं चाहता सर। और ये मैं या आपके साथ आखिरी प्रोग्राम भी नहीं चाहता कि आप इसके बाद मुझे बुलाएं ना। मैं खुद आप महीने में मुझे आप ये समझ लें कि यार एक बंदे की दवाई मेरे पास है, प्लेजर इज ऑन माइंड, मैं बिल्कुल हाजिर हूं। और मैं बस मेरी दवाई आपने मुझे दे दिया करनी है। और सर देखिएगा फिर मैं पूरा महीना कैसे काम करता हूं। क्या बात है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।